नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों को पूरा देश नमन कर रहा है। पूरे देश में शहादत पर गम और चीन के खिलाफ गुस्सा है, लेकिन सियासत है कि बात नहीं आती। विपक्ष इस मुद्दे पर भी सवाल खड़े कर रहा है और बीजेपी कांग्रेस को ही सवालों के घेरे में खड़ा करते हुए उसे गैर जिम्मेदार बता रही है। गलवान घाटी में झड़प और देश के 20 शूरवीरों की शहादत से देश गम और गुस्से में है। हिंदुस्तान अपने बहादुर बेटों के बलिदान पर नाज कर रहा है। पूरे देश की आंखें भी नम हैं। लेकिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गलवान घाटी की झड़प को लेकर सरकार से सीधा सवाल किया है। चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? राहुल गांधी के सवाल पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी की सोच और समझ पर सवाल खड़े करते हुए इतिहास पढ़ने की सलाह दी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की पार्टी से संबंध को लेकर भी सवाल पूछ लिया। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, आपको किस पे विश्वास है? देश के प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं। रक्षा मंत्री ने देश के आपको आश्वासित किया था कि 1 इंच जमीन हिंदुस्तान की हम नहीं जाने देंगे, आपको उन पर विश्वास नहीं। गृह मंत्री ने कहा था कि बिल्कुल डट के हिंदुस्तान खड़ी है, गृह मंत्री पे आपको भरोसा नहीं है। इंडिया के आर्मी के चीफ ने आज से 4-5 दिन पहले देश को आश्वस्त किया था, आपको आर्मी चीफ पे भरोसा नहीं है। जब डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सर्जिकल स्ट्राइक के विषय में जानकारी दी थी, राहुल गांधी जी ने डीजीएमओ को झूठा बताया था और उस समय खून की दलाली की बात की थी। एयर स्ट्राइक पे आपको विश्वास नहीं है। राहुल गांधी जी, आप अगर पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जानकारी नहीं है, तो जानकारी लीजिए। घर में बैठ के लॉकडाउन का इस्तेमाल करते हुए कुछ किताबें पढ़नी चाहिए थी। आपके समर्थित सरकारों के समय, आपके सरकारों के समय क्या क्या वार्ता हुए थे, किस किस प्रकार की संधियां हुई थी, क्या एग्रीमेंट्स हुए थे। 1993 का एग्रीमेंट चीन के साथ क्या था, 1996 का एग्रीमेंट चीन के साथ क्या था, 2013 का एग्रीमेंट चीन के साथ क्या था। आपके पास अगर ये बेसिक नॉलेज नहीं है, आई एम सॉरी टू से राहुल गांधी जी, यू आर द मोस्ट इररेस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियन दैट इंडिया हैज येट सीन। आपको ये सब पढ़ लेना चाहिए था। उस समय सी जिनपिंग साहब प्रेसिडेंट नहीं थे चाइना के, उस समय उनके पार्टी के वो जनरल सेक्रेटरी थे। उनके पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सी जिनपिंग साहब और हमारे देश के कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी राहुल गांधी जी के बीच में ये एमओयू साइन होता है और सोनिया गांधी जी वहां मौजूद रहती हैं। एंड दिस इज स्ट्रिक्टली ऑन अ पार्टी टू पार्टी बेसिस। ये एमओयू देश के लिए कोई मतलब नहीं रखता है, सरकारों के लिए कोई मतलब नहीं रखता है। स्ट्रिक्टली ऑन पार्टी टू पार्टी बेसिस, मतलब कांग्रेस और सीपीसी के बीच में, टू कंसल्ट ईच अदर ऑन इंपॉर्टेंट बायलैटरल, रीजनल एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट। मतलब ये कांग्रेस पार्टी और सीपीसी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, एक दूसरे को कंसल्ट करेगी। किन विषयों में? कोई भी इंटरनेशनल विषय होगा, कोई भी बायलैटरल विषय होगा और कोई भी रीजनल अर्थात साउथ ईस्ट रीजन का विषय होगा, इसमें ये आपस में कंसल्ट करेंगे। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने उन्हें घेरा हो। इससे पहले राहुल गांधी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठाए थे, जिसके बाद वो बीजेपी के निशाने पर आ गए थे। और अब लद्दाख की झड़प पर राहुल गांधी के बयान के बाद एक बार फिर से कांग्रेस बीजेपी में जुबानी जंग शुरू हो गई है। सवाल यह है, आखिर शहादत पर सियासत क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस वक्त एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनुराग जी आपका। इस वक्त नृपेंद्र सिंह जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत स्वागत नृपेंद्र जी आपका। प्रफुल्ल बख्शी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, रिटायर्ड विंग कमांडर हैं आप। बहुत बहुत स्वागत निंको बख्शी साहब आपका। इस वक्त हमारे साथ एस सब्रवाल साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं आप। सब्रवाल साहब आपका भी बहुत स्वागत। और प्रेमकांत तिवारी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इस वक्त पहला सवाल मैं नृपेंद्र जी आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि यह राजनीति करने का सही समय है? क्या आपको लगता है कि इस वक्त सियासी प्रश्न होने चाहिए
या फिर आपकी पार्टी को देश चलाने का इतना लंबा अनुभव है, आपको सुझाव बेहतर देने चाहिए कि इस वक्त तंज ज्यादा कसने जरूरी हैं? आपको क्या लगता है? मुझे सबसे पहले तो मैंने अभी पिछले विगत दिनों भी इस पर डिबेट हुआ था, तो मैंने अपनी बात को बड़े स्पष्ट तरीके से कहा था कि जो कुछ भी पिछले लगभग 1 महीने से ज़्यादा समय से चीन सीमा पर जो भी कुछ घटनाएं घट रही हैं, उस पर पूरी सरकार को पूरे उस घटनाक्रम पर प्रकाश डालने की जरूरत है जी। क्योंकि जो घटनाएं घट रही हैं, अभी इसके पहले डोकलाम में जो हुआ, या लद्दाख में जो हो रहा है, या अभी अन्य जो हमारी सीमाओं पर जो घटनाएं घट रही हैं, नेपाल सीमाओं पर, उन सारी घटनाओं के पीछे कहीं न कहीं चीन की हिमाकत है। और जहां तक बात आप वर्तमान जो संदर्भ से जो बातों को कह रहे हैं, तो मुझे इस बात पर बड़ी हैरत हो रही है। मैंने पिछले दिनों भी यही बात कहा था और दुर्भाग्य से सारी बातें मेरी सच हुई कि अचानक ऐसी क्या परिस्थितियां आन पड़ी कि सारे हमारे जो लगभग हमारे जो भारतीय उपमहाद्वीप के जो हमारे जो देश हैं, जिसमें बहुत छोटे छोटे देश जिनसे हमारे बहुत ही मित्रतापूर्ण संबंध रहे हैं, अचानक उनके अंदर भारत के प्रति इतना आक्रोश कहां से आ गया जी। तो कहीं ना कहीं अगर इसके पीछे हम ध्यान दें तो इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी विफल कूटनीति है, विदेश नीति की विफलता है, और इस पर ध्यान आकर्षण करने की जरूरत है। कूटनीतिक स्तर पर चीन से सरकार की गलती है, इस पर आप लोग आलोचना कीजिए। राहुल गांधी जी, लेकिन राहुल गांधी जो सवाल पूछ रहे हैं, नहीं, राहुल गांधी जी ने जो भी स्टेटमेंट हाँ नहीं, सवाल पूछना मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि एक भारतीय नागरिक होने के नाते आज हमारे भारत देश में जो आक्रोश है चीन के प्रति जी, वह आक्रोश राहुल गांधी जी के भी अंदर है। क्योंकि सरकार मैं जो पूछ रहा हूँ उस सवाल का उत्तर तो दीजिए सर। 16 जून की रात मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि बिना हथियारों के जवानों को किसने भेजा, और आज वो एक स्टेटमेंट दे रहे हैं और उनका सवाल सिर्फ इतना है कि इसका जिम्मेदार कौन है। बातों पर प्रकाश डालती है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, वो पहले स्टेटमेंट देते हैं कि बिना हथियारों के सेना के जवानों को किसने भेजा जी, ये उनका स्टेटमेंट है। सवाल है कि इसका जिम्मेदार कौन है। बिल्कुल, यह स्टेटमेंट इसलिए नहीं, तो आपको पता है कि बिना हथियार के गए थे? यह सहज मानवीय संवेदना, सहज मानवीय जो वृत्ति है जी, नहीं, सहज मानवीय वृत्ति है कि अगर कोई ट्रीटी हुई है, इंटरनेशनल ट्रीटी हुई है, तो वर्तमान समय में देखिए कि अगर हमारा विपक्षी, हमारा शत्रु अगर उस ट्रीटी को फुलफिल तरीके से उसका पालन करता है, तब तो हम सैनिक हमारे हथियार नहीं उठाएंगे। अगर हमारा प्रतिपक्ष, हमारा शत्रु अगर हम पर हथियार उठाता है, तो हमारा भी यह फर्ज बनता है कि हम उस पर हथियार चलाएं। और दूसरी चीज कि मानवीय, यह सहज मानवीय वृत्ति है कि अगर कोई हमारे ऊपर हमला करता है तो हम उस पर हमला करेंगे। वहां पर ट्रीटी के बारे में हम नहीं सोचेंगे। अगर तो वहां हमला नहीं हुआ, आप ये कह रहे हैं? मक्खी बैठती है तो हम उसको मारेंगे। वहां हमला नहीं हुआ, आप ये कह रहे हैं? वहां हमला हुआ है, लेकिन भारत के जवानों ने प्रतिकार नहीं किया, ये नहीं हुआ, आप ये कह रहे हैं? घटनाक्रम पर सरकार को श्वेत पत्र ला करके नहीं, हमला हुआ है और हमारे सैनिकों की शहादत हुई है। उस पर हमारा जो स्टैंड है वह है कि इस पूरे प्रकरण पर सरकार को एक डिक्लेरेशन देना चाहिए। सरकार को, देश को, प्रतिपक्ष को विश्वास में लेने की जरूरत है कि आज जो तो है, तो कल सर्वदलीय बैठक, एक बड़ा गैप बना है, एक वैक्यूम बना है, उसमें पूछ लीजिएगा जितने सवाल पूछ रहे हैं, उसमें बात कर लीजिए जितनी करनी है। हमारी पार्टी के द्वारा जो स्टैंड लिया गया है वह भारत और हमारे सैनिकों की शहादत के गम में जो हमारे अंदर आक्रोश, विंग कमांडर बख्शी साहब कि ऐसी कौन सी विंग कमांडर बख्शी साहब, कौन सी वजह पड़ी आपको सेना की समझ है, आपको कूटनीति की समझ है। मुझे बस छोटा सा जवाब चाहिए, क्या कहीं पर पेट्रोलिंग पार्टी वेपन लेकर जाएगी कि नहीं जाएगी, ये वहां के कमांडिंग ऑफिसर तय करते हैं कि दिल्ली में पूछा जाता है कि अब हम वेपन लेकर निकलें कि नहीं निकलें? पहले का कानून बनाया हुआ है और इसकी प्रैक्टिकलिटी जो चाइना और इंडिया के बीच में 1993 से चल रहा है। ये इसका ऑलरेडी व्याख्यान आप कर चुके हैं। 1996 में इसका दोबारा रीइटरेट किया गया। तो ये उसी टाइम से चल रहा था। एक टाइम था उससे पहले भी ये अनऑफिशियली उस टाइम की रूलिंग गवर्नमेंट ने 1967 में भी किया था। जनरल सगत सिंह ने मना कर दिया था और पेपर फाड़ के फेंक दिया था, पर वो दूसरा समय था और इन्होंने ये अभी तक रूल चल रहा था और इसका फॉलो ऑन हो रहा था।
इसी को कहते हैं कि पहले के बनाए रूल हैं, ब्यूरोक्रेसी ने रूल बनाए, फाइलें पड़ी हुई हैं, वो लोग फॉलो कर रहे हैं। ये जो गलती हुई है 1993 और 96 में, इसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। तो आपने ये जो देखा, ये वो उस टाइम का नीति चल रही है। फौज नीतियों पे चलती है, फौज रोज नहीं रूल बदलती। तो ये जो रूल बदला था हमें बड़ा महंगा पड़ा, और चाइनीज ने उस टाइम भी ट्राई किया था, पर हमारी जो हिस्ट्री, जो मेमोरी है, इतनी कमजोर है कि 1967 नाथुला भूल गए, और अब हमारे को दोबारा आई है। काश हम अगले 15 साल बाद इसे ना भूलें। ये इसको हमें याद करके चेंज करना पड़ेगा। अब बदलाव मेरे को पूरा विश्वास है कि इस प्रोसीजर को अब रूल्स ऑफ एंगेजमेंट के तहत बदला जाएगा। जी, अब सब्बरवाल साहब, मेरा सवाल आपसे है, जिस वक्त कूटनीतिक स्तर की बातचीत की बात है, जिस वक्त सैन्य स्तर पर मेजर जनरल स्तर की आज 6 घंटे तक बातचीत हुई है, उस वक्त पॉलिटिकल पार्टियां पॉलिटिकल स्टेटमेंट बता रही हैं, और विदेश मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि वो निहत्थे नहीं थे हमारे जवान, उनके पास हथियार थे, लेकिन उन्होंने उस एग्रीमेंट का सम्मान करते हुए गोलियां नहीं चलाई, वेपन्स का इस्तेमाल नहीं किया। ऐसे वक्त में क्या ऐसे स्टेटमेंट हमारी अंदर की जो राजनीति है वो चीजों को कमजोर करने का काम करते हैं? आपको क्या लगता है? आपने बिल्कुल ठीक फरमाया है जी। इस समय, ये समय जो है, हम सब पार्टीज को अपनी पार्टी एफिलिएशन छोड़कर सिर्फ अपना देश का हित को देखना है, और जो भी वहां पे हुआ है हमको समझना चाहिए कि जो वहां पे ग्राउंड पे कमांडर है उसको उस समय पता है कि इस समय मेरे और मेरे देश के लिए बेस्ट क्या है, और वो देश के हित के लिए ही अपना काम करेगा। मुझे सिर्फ दुख इस बात का है कि चाइनीज की सिर्फ 40 की ही शहादत हुई, 400 की क्यों नहीं हुई। और वो अगर हम देखें तो पीछे हमने उनको बड़ी अच्छी तरह से मात दी थी पिछले जब भी छुटपुट हुई थी, और अगर उन्होंने हमें सरप्राइज किया है तो हमने सिर्फ यही देखना है कि ऐसा कहां पे गलती रह गई है। लेकिन उसके लिए एक इंटरनल मैकेनिज्म होता है, ना कि हम पब्लिक में बैठकर एक दूसरे के ऊपर उंगली दिखानी शुरू करें, क्योंकि उससे देश का नुकसान होगा, और ना ही हमारे जो देश के अंदर की जो इंटरनल स्थिति है वो बाहर वाले को पता लगनी चाहिए। उसके लिए मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है सारी राजनीतिक पार्टियों से कि वो इकट्ठे बैठकर जो भी करना है एक अपनी बैठक करें और उसके अंदर करें, ना कि जो आए जिसका मन आया लाउड स्पीकर के ऊपर खड़े हो गए और बोलना शुरू कर दिया। जी, अनुराग भदौरिया साहब, आपको लग रहा है कि राहुल गांधी को थोड़ा संयम बरतना चाहिए ऐसे वक्त में? जवान निहत्थे थे कि नहीं थे, ये सेना से पूछ लिया जाता, या सेना का स्टेटमेंट आ गया होता, इसके बाद आप बताते कि हमें हथियार नहीं उठाने दिए गए? वहां पे जवान कैसे निकलेंगे ये तो वहां के कमांडिंग ऑफिसर तय करेंगे, और इसमें तो वो खुद शहीद हुए हैं। देखो, सबसे पहले तो मेरे जो 20 फौजी जवान शहीद हुए हैं उनको मेरा बहुत बहुत नमन, उनके परिवार को प्रणाम। देखिए, एक चीज़ यहाँ समझने की बात है कि बरसों से, जैसे बख्शी साहब ने बोला, अच्छी बात बोली उन्होंने, बरसों से एक बात चली आ रही कि सभी कह रहे हैं कि चाइना हमारा दुश्मन है, चाइना पे यकीन नहीं करना चाहिए। और ये पार्लियामेंट में खड़े होकर पूर्व रक्षा मंत्री आदरणीय नेताजी ने भी बोला 2017 में कि चाइना पे भरोसा मत करो, चाइना से ज़्यादा संबंध मत बढ़ाओ, चाइना धोखेबाज देश है, ये धोखा देता है, और इसको धोखा देना आता है क्योंकि इसकी फितरत में है। लेकिन उसके बाद भी आपने देखा, क्योंकि हमारी सरकार कहीं ना कहीं, हम फौज पे कोई सवाल नहीं है, हमारे हिंदुस्तान की फौज सबसे मजबूत है, सबसे तगड़ी फौज है, किसी को भी घर में घुस के मार सकती है। लेकिन हमारी विदेश नीति के ऊपर सवाल है, हमारी सरकार पे सवाल होता है कि आपकी विदेश नीति क्या है। जब आपको पता है कि चाइना पे आप भरोसा नहीं कर सकते, फिर आपने उनके साथ 18 बार मीटिंग हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने क्यों की? क्यों उनको अपने देश में बुला के यहाँ पे हमारी और ज्यादा आयात के लिए आपने उनको कौन लिबर्टी दी? क्यों झूला झुलाया उनको? ये क्वेश्चन है। और हम सरकार के साथ खड़े, हमारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन सरकार से चाइना और विदेश का कोई व्यक्ति अगर बाहर ही आएगा और हमारे देश को आंख दिखाएगा तो हम सरकार के साथ खड़े दिखाई देंगे। बेशक हम अपनी बात कहेंगे, क्योंकि हमें बात कहने का अधिकार है, हम हिंदुस्तानी हैं, मुझे भी पता होना चाहिए मेरे देश के अंदर क्या हो रहा है। अपोजिशन लीडर है तो हम पोजिशन अपोजिशन चलता रहता है, तो हम सरकार से पूछ सकते हैं भाई जो सवाल आपके जायज हैं कैसी विदेश नीति वो पूछे जाते हैं, तो किसी को आपत्ति नहीं है। मेरा जो सवाल है वो राहुल गांधी को लेकर, आपने ये बात बेहतर कही मेरा सवाल पूरा कि कूटनीतिक स्तर पे, यही सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेता मैं पूछता हूं उनसे, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने जो कहा कि निहत्थे बिना हथियारों के जवान वहां पे कैसे चले गए,
क्या ये आपको लगता है कि एक बचकाना स्टेटमेंट नहीं है? लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अभी मेरी एक टीवी चैनल बहस हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता बोल रहे थे, जो भी बख्शी साहब ने बोला कि हमारे पास चूंकि हम कैसे फायर करते, हमारे पास तो एग्रीमेंट आपने पहले से बनाया हुआ था। अच्छा, हमारे फौजी को मारेंगे, हम एग्रीमेंट दिखाएंगे कि एग्रीमेंट है, आप नहीं मार सकते, हम एग्रीमेंट के पीछे छिपेंगे? कोई एग्रीमेंट नहीं, किसी तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं। जब हमारे फौजी के ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो कोई एग्रीमेंट काम नहीं करेगा। उस देश के सम्मान के लिए, देश की रक्षा के लिए कोई एग्रीमेंट की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, इतनी सवाल उठाए जाते हैं। मुझे याद है भारतीय जनता पार्टी 2014 के पहले क्या कहती थी। भारतीय जनता पार्टी के कितने नेता के भाषण कहो, अभी मैं भेज दूं आपको। जब कोई बात होती थी कहती चाइना की तरफ आंख लाल करके देखना चाहिए, कोई बात से आंख के मिला के नहीं, लाल करके देखना चाहिए। और आज कहते हैं नहीं बैठ के बात करनी चाहिए, समझौता होने चाहिए। मैं कहता हूं कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, जब कांग्रेस थी तो कांग्रेस ने लचर रवैया अपनाया, आज भारतीय जनता पार्टी है तो वो भी वही कांग्रेस वाले पद चिन्ह पे चलती है, वही लचर रवैया। तो मैं कहना चाहता हूं हिंदुस्तान को जब पता है, पूरे वर्ल्ड को पता है, और आपने विदेश नीति बढ़ाई, आपने नमस्ते ट्रंप किया, आपने इजराइल से दोस्ती की, डॉक्टर चंद्रमोहन साहब मिलेगा, फिर नहीं मेरे सेंटेंस एक और 2 सेकंड और, आपने जापान से दोस्ती की, क्या आप वहां से बुलेट ट्रेन लाने वाले थे? नहीं, आपको चाहिए था कि चाइना के उच्चायुक्त को बुलाना चाहिए था, प्रधानमंत्री जी को आज बुलाना चाहिए था चाइना के उच्चायुक्त दिल्ली में, और बोलना चाहिए था कि हमारा पूरा देश आक्रोश में है आपकी इस घटना की वजह से। मैं आपको इसके लिए आपकी निंदा करता हूं और आपको चेतावनी देता हूं। और आपको ट्रंप नमस्ते का ही फोन आना चाहिए था, क्योंकि आप हमारे मित्र हैं। आपको कहना चाहिए था कि चाइना ने गलत किया आपके साथ, डॉक्टर चंद्रमोहन साहब, इसकी निंदा करनी चाहिए थी कि क्या हम सिर्फ बिजनेस करने के लिए? नहीं, इजराइल से हम सिर्फ हथियार खरीदने के लिए इजराइल मेरा दोस्त है। क्या इजराइल का फोन नहीं आना चाहिए था कि नहीं गलत किया चाइना ने? क्या जापान से हम खाली वो नहीं, हमको बुलेट ट्रेन लानी इसलिए दोस्ती है? तो मतलब मेरी विदेश नीति कूटनीति है क्या? आप कह रहे हैं कि कूटनीतिक स्तर पर नेपाल भी आम दिखा देता है, गोली मार देता है। ये सरकार की खामी है, सरकार की कूटनीति काम नहीं आ रही। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, इस बात का आप जवाब देंगे? देखिए, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, जो राग अलाप रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल सारा विषय स्पष्ट कर दिया था, और कल 19 तारीख को सर्वदलीय बैठक है। लेकिन सर्वदलीय बैठक पहले जिस तरीके से चाहे सपा के लोग बयानबाजी कर रहे हो, चाहे राहुल बाबा बयानबाजी कर रहे हैं, वीडियो जारी कर रहे हैं, तथ्यों की अनदेखी कर रहे हैं। अभी अनुराग भदौरिया बोल रहे थे कि भाई वो जो है जवानों पर और उसको एग्रीमेंट, और ये इनको बिल्कुल भी रणनीतिक और सामरिक और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति किसी की भी इनको परवाह नहीं है। ये सोच रहे हैं कि जैसे इटावा मैनपुरी में संविधान चलता है, देश चलाते रहे हैं। आपके नेता कह रहे थे आप गंभीर समस्या की बात हो रही है, इटावा कहां से ले आए आप? बड़ी समस्या है बीजेपी के साथ। बार कह रहे हो, मैंने नहीं बोला प्रभु, ये आपके नेता ने बोला एग्रीमेंट, मैंने नहीं बोला, मैं तो कोट कर रहा हूं। आप क्यों इटावा भैया, देश की बात हो रही है, आप एक सेकंड भदौरिया जी, जब आप पूरा जाने दीजिए, मैं राष्ट्र की बख्शी साहब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। एक सेकंड, चंद्रमोहन जी कंप्लीट कीजिए। गलती थी, ये आपको बयान देना चाहिए, लेकिन आप वो बयान ना देके आप बिना मतलब की बातें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कल बोले हैं, सबके सामने बोले हैं, कल सर्वदलीय बैठक है, रक्षा मंत्री जी लगातार सारी चीजों को कर रहे हैं, सेना के स्तर पर सारी बात सामने आ रही है। लेकिन आज क्या हो गया है, भाजपा का विरोध करना है, चाहे वो देश का ही विरोध क्यों ना हो जाए, भाजपा का विरोध करना है, चाहे सेना का विरोध क्यों ना हो जाए, तो भाजपा के विरोध में इतने पागल हो गए कि कुछ भी करेंगे। अरे भाई, भाजपा को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर गलती करेगी, राजनीति करेगी तो टोका जाएगा, अगर कूटनीति अच्छी नहीं होगी तो टोका जाएगा। आप कोयला की दलाली की बात करेंगे बैठ के तो टोका जाएगा। ठीक है, अब बख्शी साहब बात बंद कर दो। अभी विंग कमांडर बख्शी साहब, आप जो एसटीएफ एक सेकंड और एसआईटी पता नहीं है। चंद्रमोहन साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास, लौट के भदौरिया जी के पास भी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले विंग कमांडर बख्शी साहब के पास चलता हूं। बख्शी साहब, क्या अंतरराष्ट्रीय सामरिक स्तर पर ये भारत से चूक हो रही है? क्या भारत चीन को बार बार समझने में गलती कर रहा है? क्योंकि हमारे ब्यूरोक्रेट्स तो वही हैं, बहुत सारे ऐसा होता है कि सरकारें बदल जाती हैं 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, अधिकारी वही हैं, डील करने वाले लोग वही हैं। देखिए, बहुत समय बाद किसी ने एक समझदारी की बात करी, अब आपको समझ आई है। कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, कोई भी पार्टी आ जाए, सरकार ब्यूरोक्रेसी चलाती है, और ब्यूरोक्रेसी एक इतनी स्ट्रॉन्ग बड़ी बॉडी है जो अपने हित की बात सिर्फ सोचती है
वो सबसे ज्यादा सोचती है कि किसी तरीके से फौज ना आ जाए अंदर, क्योंकि एक बार फौज आ जाएगी अंदर तो उनकी ऑल हाई पोस्ट जो है वो उनको चली जाएंगी, तो सारा का सारा दारोमदार जो है वो डायरेक्ट कन्वर्सेशन विद द मिनिस्टर करते हैं। और उसके कई और भी रीजन है, अंदर की बात बताना नहीं चाहता, जिसको कि किकबैक्स बोलते हैं, वो सारा कुछ इस तरीके से होता है। क्यों डिफेंस डील्स में सबसे ज्यादा करप्शन है 1947 ऑनवर्ड्स, जीप स्कैंडल्स केस कृष्णा मेनन के बाद से जो चल रहे हैं, बिफोर सबको लेके सबसे ज्यादा स्कैंडल डिफेंस में है। तभी फौज को इस डील से बाहर रखा जाता है और ब्यूरोक्रेसी हावी रहती है, और ब्यूरोक्रेसी सारी की सारी चीज मिनिस्टर्स को बताती है। जो मिनिस्टर आता है 1.5 साल के लिए आता है, उसको कुछ फाइल पता नहीं होती। मैं स्पोक्स पर्सन रह चुका हूं 2 बार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, मैं फाइलें ले जाता था, मुझे पता है। ये सारा का सारा गेम मिनिस्टर के हाथ में नहीं है। मैं अब किसी मिनिस्टर को गाली नहीं देता, ये बीच में ब्यूरोक्रेसी है, वो उनको फुसलाती है। और जो किकबैक्स होते हैं वो होते हैं, और कैसे आमतौर पे कितना पार्टी फंड को जाता है, कितना उनको जाता है, ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये एक अलग से डिस्कस करने वाली हैं। आपको मैं चौकन्ना नहीं कर रहा, मैं सच बता रहा हूं। तो इस कारण कोई रूल नहीं चेंज होने देगा। ये ब्यूरोक्रेसी ने एक बार फाइल बना दी, ये रूल नहीं बदलेगा, और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस को करना पड़ेगा। और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस कहेगा ठीक है चल रहा है मामला तो चलने दो, इसलिए चलता जाता है। ठीक, एक छोटा सा हमें ब्रेक। यही सवाल है प्रेमकांत तिवारी जी, विपक्ष से ये उम्मीद की जाती है कि सवाल पूछे, विपक्ष से ये उम्मीद की जाती है कि ऐसे सख्त सवाल पूछे जो सरकार को कठिनाई में डालें, और सरकार को उनका उत्तर अगर देना पड़े तो वो जनहित के किसी काम के लिए हो। राहुल गांधी जो सवाल कर रहे हैं कि निहत्था आपने वीर योद्धा कैसे भेज दिए, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, क्या इस वक्त ये सवाल सही है? क्या तथ्यात्मक रूप से राहुल गांधी सही हैं? क्या सेना के कमांडिंग ऑफिसर जब खुद जा रहे हैं वहां पर लड़ने के लिए तो उन्हें किसी से यह पूछना पड़ेगा कि उनके पास वो हथियार कैरी करें कि ना करें? राहुल गांधी जी ने जो सवाल किया है उस पर एस जयशंकर ने ये जवाब भी दिया है, विदेश मंत्री जो भारत के हैं, और उन्होंने बताया कि कौन सी शर्तें होती हैं, कौन से समझौते हुए हैं, उनके तहत कहां पर पोस्ट पर हथियार नहीं रखना है और पोस्ट छोड़ते ही हथियारों से लैस हो जाना है। ये सारी बातें तो सामने आ चुकी हैं। अब बात एक ये हो सकती है कि राहुल गांधी ने जो सवाल किया, हो सकता है वो गंभीर न हो, उतना गहरा सवाल ना हो। उनको ये ज़रूर चाहिए था कि उनकी पार्टी के बहुत अच्छे नेता भी हैं और रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं A.K. एंटनी साहब, उनसे थोड़ा मशवरा कर लेते, और विदेश नीति के बड़े अच्छे वो आनंद शर्मा जैसे लोग जो हैं वो रहे हैं, जानकार हैं बहुत से उनकी पार्टी में। तो अभी बहुत से इतने पूर्व मंत्री लोग हैं और जो अनुभवशील हैं, उनसे बातचीत करके एक सवाल देना चाहिए था। मैं एक बात ये ज़रूर सोचता हूँ कि ये जो ऑल पार्टी मीटिंग कल होने जा रही है 19 जून को जी, ये क्यों नहीं पहले हो गई? मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, अजहर मसूद का मामला हुआ था जब वो उनको छोड़ना था और वो हवाई जहाज़ में जो किडनैपिंग हो गई थी, हाईजैक हो गया था, तो ऑल पार्टी मीटिंग करके अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सभी नेताओं को बैठाया था और कहा कि भाई ऐसी स्थिति है, आप लोगों की क्या राय बनती है। उनकी जब राय बनी तभी जाकर के जसवंत सिंह उस समय विदेश मंत्री थे, उनको अजहर मसूद को हवाई जहाज में बैठा के ले गए थे और उनको उन्होंने सौंप दिया था। तो कम से कम विपक्ष ने ऐसे कोई तीखे सवाल, बाद में आक्रामक सवाल नहीं किए। ये एक बात जरूर है कि मैं समझता हूं कि ये ऑल पार्टी मीटिंग आज नहीं, जब मई की शुरुआत से ये समस्या हो रही थी तो इससे पहले 1 महीने पहले की जा सकती थी। अब मामला एक ये आ जाता है कि जैसे कि भारतीय जनता पार्टी नीति जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, विदेश नीति की फेल्योर है, क्या है। मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि जो कमांडिंग ऑफिसर गए थे, उनके साथ में जो सैनिक गए थे, तो ये तो है नहीं कि केवल वही मार दिए गए, वही शहीद हुए।
अब हताहत लोगों में चीन के सैनिक भी हैं, तो इसका मतलब वो कुछ न कुछ तैयारी से तो वो भी गए होंगे और उनको भी ये मालूम था कि चीन इतना धोखेबाज है, चीन की सेना इतनी गद्दारी कर सकती है कि वो किसी भी समझौते का सम्मान नहीं कर सकती है, वो कभी भी पलट सकती है, कभी भी मुकर सकती है, और उसके इरादे बहुत ही क्रूर, बहुत ही बदनीयती के हैं। तो इस लिहाज से ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल बिना तैयारी के गए थे। अब वो समझौता है तो वहां पर गोली न चलने का समझौता है, इस लिहाज से वो निहत्थे उनको कहा जा सकता है, लेकिन वो हथियार थे उनके पास। ठीक, गोली चलाई नहीं गई, डंडे से मार हुई, पत्थर चलाए गए। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, कुछ हुआ तभी तो चीन के भी आपकी पार्टी का पसंदीदा काम है, तभी तो चीन के सैनिक मरे। राहुल गांधी की समझ पे सवाल उठाना, और ये आज से नहीं, आप लोग लगातार पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा इन सवालों का जवाब भी तो देना चाहिए कि जब हम बार बार कहते थे कि हम कूटनीतिक स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद पूरे विश्व में अब देश के नेता नहीं है, विश्व के नेता हो रहे हैं, तब ये स्थितियां आखिर क्यों हैं? नेपाल के साथ, पाकिस्तान के साथ तो हमारा बहुत पुराना संघर्ष है, चीन के साथ ये स्थितियां कूटनीतिक स्तर पर बातचीत के बावजूद इतनी क्यों बिगड़ गई? इस बात को लेकर जवाब तलब चीन से नहीं किया गया उस अंदाज में? देखिए राममोहन जी, इसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, जहां से आपने चर्चा शुरू सवाल है श्री राहुल गांधी जी जो करते हैं वो खुद ही करते हैं, उसको हम नहीं प्रेरित करते कि आप ये करें। राफेल पर भी वही सवाल उठा रहे थे, हमने तो नहीं कहा राफेल पर सवाल उठा, माननीय न्यायालय ने उस पर निर्देश दिया, न्यायालय ने निर्णय दिया, तो ये हमारा नहीं था। और राहुल गांधी ने आज जो वीडियो जारी किया, कल जिस तरीके से ट्वीट किया, तो वो उन्होंने किया, वो हमने नहीं किया जी, इसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। अब आप मेरे को ये बताओ, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अभी अखिलेश यादव ट्वीट किया 2 दिन पहले कि आजम खान जी पर एसटीएफ दुरुपयोग कर रही है। मैं सोच में पड़ गया, मैं रामपुर का प्रभारी हूं, कि आजम खान जी पर एसटीएफ का कौन सा केस है? एसआईटी ने जांच की, एसटीएफ ने कोई जांच नहीं की, लेकिन वो कह रहे हैं एसटीएफ हो रही है। दिक्कत भारतीय जनता पार्टी के साथ ये है कि ये छोटी चीज से ऊपर ही नहीं उठ पाती है। यहाँ राष्ट्र की सुरक्षा की बात हो रही है, लेकिन ये इटावा, एटा, रामपुर, लखनऊ, बरेली, शाहजहांपुर, इससे आगे निकलो प्रभु। राष्ट्र की बात हो रही है, क्या राष्ट्र के बारे में भी राजनीति करनी है क्या? भारतीय जनता पार्टी राजनीति से बाज नहीं आती क्या? बात हो रही है राष्ट्र की, आप बात कर रहे हो व्यक्तिगत। ये बड़ी समस्या है देश के साथ। हम कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ राष्ट्र में खड़े हैं। अगर आपके कंधे से कंधा मिलाने को तैयार है चाइना के मुद्दे पे, आप पाकिस्तान का मुद्दा हो या नेपाल का मुद्दा हो, आप विदेश में अगर कोई भी विदेशी व्यक्ति हमें आंख दिखाएगा तो हम सरकार के साथ खड़े हैं। लेकिन आपकी समस्या यह है कि आप लोग छोटे छोटे चीजों से, छोटे छोटे झगड़ों से बाहर नहीं निकलना चाहते, आप राष्ट्र की बात नहीं करना चाहते। आपको सत्ता की बात करनी है, सत्ता कैसे मिल जाए उत्तर प्रदेश में, सत्ता कैसे मिल जाए बिहार में? चीन के साथ लंबे समय से गतिरोध चल रहा था, सरकार सोई हुई थी। ठीक है, सरकार में चंद्रमोहन जी एक सेकंड, एक सेकंड, अनुराग जी, राष्ट्र की बात दावा चलेगा, केवल सरकार चाहती है कि हम ही सब कुछ है। मैंने ठीक है, सरकार को लगता है कि हम ही सब कुछ बताओ जरा। ठीक, सपा भी बोलेगी, कांग्रेस में भी बोलेगी, बात राष्ट्र की हो रही है, को विश्वास भाषण से चले जाते हैं, विपक्षी पार्टियों के साथ मीटिंग होती है और यह सरकार सोची उतनी है, अनुराग जी और नृपेंद्र जी को दरकिनार करती है, देश को गुमराह करती है। चंद्रमोहन जी हमारे साथ स्काइप से जुड़े हुए हैं। तकनीकी दिक्कत आती है उनकी ऑडियो में, अगर 2 लोग एक साथ बोलेंगे तो एक आवाज आ ही नहीं पाएगी, उनका पक्ष क्या है ये स्पष्ट नहीं हो पाएगा। चंद्रमोहन जी, जो मेरा सवाल था उसका उत्तर आपने फिर नहीं दिया। आप अपने पसंदीदा काम में लग गए कि राहुल गांधी की समझ क्या है और वो करते क्या है। आप पसंदीदा काम को छोड़ के थोड़े से कठिन सवालों के जवाब देना भी शुरू कीजिए। विभाग दे रहा है, सभी विषयों का जवाब दे रहे हैं राममोहन जी, कोई विषय ऐसा नहीं जिसका जवाब न दिया जा रहा हो। वही कह रहे हैं कि इस परिस्थिति में उसमें सवाल उठाए सारे लोग, किसी ने रोका है क्या? इस परिस्थिति में हम चीन को वो लाल आंख क्यों नहीं दिखा रहे? लॉकडाउन क्यों लगा रहे हैं? लॉकडाउन हटा के दिया, लॉकडाउन डॉक्टर चंद्रमोहन जी, उसे थोड़ी देर के लिए स्किप कीजिए दिमाग से। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे वक्त में
वो लाल आंखें हम क्या दिखा रहे हैं चीन को जिसकी जरूरत है? आप जैसे मूर्खों के लेकर जैसे ही विषय शुरू हुआ पूरी सरकार के कहते थे आंख लाल दिखानी चाहिए, मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। एक सेकंड अनुराग जी, ऐसी सरकार है। आज क्या हो गया? आज कहते हैं आंखों से आंख मिला के बात करनी चाहिए, शालीनता से बात, एक सेकंड अनुराग जी, से बात करनी चाहिए। आप ही के तो शब्द दो तरह के होते हैं। भारतीय जनता पार्टी दो तरह की बातें करती है, ये समस्या देश के साथ है। अनुराग भदौरिया जी, एक सेकंड। राहुल गांधी जी को चीन के बारे में प्रश्न पूछना चाहिए। कुछ नहीं जानते हो, बेसिक चीजें नहीं जानते हो और बातें करोगे राष्ट्रीय विषयों पर। बेसिक चीजों को पहले समझो कि समझ बनाओ। पूछा जाएगा। ठीक, नृपेंद्र सिंह जी, नृपेंद्र सिंह लग जाते हैं एकदम, अपना जुड़वा भाई की तरह बोलते हैं। सारी चीजें विपक्ष के नाते आप कहिए कि हमारा सवाल पूछने का अधिकार है, लेकिन ऐसी बातें तो न कहिए जो तथ्यों के आधार पे गलत साबित हो जाए। तो हम सब साथ खड़े होते हैं, आप भी मेरे साथ आओ राष्ट्र में। राहुल गांधी जी ने जो मौके पे घटना घटी है, उस घटना के ऊपर एक अपना आक्रोश प्रकट किया है कि आखिर ऐसी परिस्थितियां जो बनी 2-2.5 महीने से, इस सरकार ने न कोई विपक्षी पार्टियों की कोई मीटिंग्स बुलाई, न विपक्षी पार्टियों के संज्ञान में कोई बात लाने का प्रयास किया। और इस घटना को भी अगर सरकार गंभीरता से लेती तो आज हमारे इन सैनिकों की शहादत नहीं होती। तो यह आक्रोश है राहुल गांधी जी का, क्योंकि वह इस देश के नागरिक हैं और नागरिक होने के नाते, विपक्षी दल के नेता होने के नाते सरकार से वो सारे प्रश्न जाएंगे जो सरकार को आज देना है। क्या चीन की जो स्ट्रेटजी है, जो रणनीति है, जिसको हम कहते हैं बार बार विस्तारवादी नीति, उसको समझने में एलएसी पर चूक हो गई भारतीय सेना से? और वो जो वार्ताकार हमारे, चाहे वो कूटनीतिक स्तर के वार्ताकार हो या फिर सैन्य स्तर पर जो वार्ताकार हैं, वो उसकी रणनीति समझने में चूक कर गए और उसका परिणाम हमें 20 जवानों की शहादत देकर चुकाना पड़ा। देखिए, मेरी असेसमेंट ये है कि जब ये स्टार्ट हुआ था, फैक्ट्स एक टाइम के बाद अपने आप बाहर उभर के आएंगे जी, लेकिन मेरी असेसमेंट ये है कि ये लोकल कमांडर्स के लेवल के ऊपर एक चीज फ्लेयर अप हुई है और हम इसको इतना भी ज्यादा महत्व ना दे दें कि उसके बीच में हम राजनीति शुरू कर दें। मेरे हिसाब से उनकी पेट्रोल वहां पे थी, हमारी पेट्रोल का काम था उनको वहां से हटाना, और उनके लोकल कमांडर ने उनको बोला होगा, जो कि मेरी असेसमेंट है, कि भाई तुमने थोड़ी सी आंख दिखानी है जी। और वो कहीं आंख दिखाते दिखाते उनके हाथ से, जो एक कहते हैं बागडोर हाथ से निकल गई, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाए और उसका यही नतीजा है। हमें दुख है कि हमारे अफसर और जवानों की शहादत हुई है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि हमने भी उसको ईंट का जवाब पत्थर से दिया। चाहे हम कम प्रिपेयर्ड थे या पार्टली सरप्राइज हुए, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो जो चीनी सैनिक थे उन्होंने भी मुंह तोड़ के मार खाई है। और ऐसा नहीं है कि सारा कुछ हम लुटवा के आ गए हैं, जिस तरह से मुझे इस तरह चर्चा पे लग रहा है कि जैसे कि हिंदुस्तान सब कुछ खो चुका है और हम उसी के ऊपर इस तरह से विलाप कर रहे हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। आप ये देखिए कि चाइना का भी कितना लॉस हुआ है और उसका कितना लॉस ऑफ फेस हुआ है, क्योंकि जो भी है उस समय चाइना की जो इंटरनल जो टॉप लीडरशिप में जो एक डायनामिक्स के इस समय जो पॉलिटिक्स चल रहा है, सरकार को इस पर पूरा प्रकाश डालने की जरूरत है। एक मिनट, कोई अंदर नहीं आया है। देखिए, आप अननेसेसरी हमको ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अंदर आ गया है। आप कृपा करके एक बार एलएसी के ऊपर जाइए। 3500 किलोमीटर की दुर्गम लंबाई का ये एलएसी है और उसके बीच में इन लोगों की हमेशा ये रहती है, ये इनकी पेट्रोल आती है, क्योंकि उन्होंने भी अपना दिखाना है कि हम अपना काम करके गए हैं। पेट्रोल आती है, वहां पे नाश्ता पानी करती है, 4 फोटोग्राफ लेके चली जाती है, क्योंकि उन्होंने भी अपने सीनियर ऑफिसर्स को दिखाना होता है कि यार हम वहां की पेट्रोलिंग करके आए हैं। लेकिन अगर कोई पेट्रोलिंग करके अगर आके वापस चला गया तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने उस टेरिटरी के ऊपर कब्जा कर लिया है। कब्जा करना और एक आधे घंटे के लिए आके वहां चाय समोसे खा के जाने में बहुत फर्क होता है। प्लीज अंडरस्टैंड दैट and let's not make a mockery of this issue and not make political issue out of it. डेमोक्रेसी में हम सबका राइट है। एक मिनट मेरे को बोलने दीजिए। डेमोक्रेसी में हम सबका राइट है पूछना, लेकिन पूछने का टाइम होता है। एक आप सरकार की बात मान कर रहे हैं, नहीं फॉलो किया जाता है। आप सरकार की बात तो सुनने को तैयार नहीं है। कल प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी अखंडता और संप्रभुता को कोई चुनौती नहीं दे सकता, हम उससे किसी भी हाल में समझौता नहीं करेंगे।
इसका मतलब ही है कि हम संप्रभुता की जब बात कर रहे हैं कि हमारी जमीन पे कोई कदम नहीं रख सकता हुआ है ना, और हमारी जमीन पे कदम रखने की कोशिश की तो जवानों ने उसका जवाब दिया है। लेट हुआ है, घटना 15-16 जून की रात को होती है और प्रधानमंत्री जी कब जागते हैं? 17 जून को जागते हैं जी। यह तो ध्यान रखना चाहिए। और कितनी भूमि का अतिक्रमण किया है चाइना ने, इस पर भी प्रकाश डालने की जरूरत है। देश को विश्वास दिलाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी आए, सामने आए, तो विश्वास कैसे आप लोग, क्या होगा, कैसे विश्वास आप करेंगे? हमारे देश को पूरा विश्वास है, आप चिंता मत करिए। आपने जो सवाल करने हैं जाके कल वहां पार्लियामेंट में जाके करिएगा। नृपेंद्र जी, प्रश्न इस बात का है कि विश्वास होगा कैसे? देश को कैसे विश्वास दिलावेंगे? नहीं तो कैसे विश्वास होगा? जब राहुल गांधी एनएसी जाएंगे तब। आप सरकार को सामने आना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को सामने आना चाहिए। तो जब गृह मंत्री हवाई नहीं करना ऐसा हर चीज के लिए प्रधानमंत्री सामने नहीं आएगा, निकल जाएंगे। आप कृपा करके एक चीज समझ लीजिए, इस समय आप प्रधानमंत्री जी का हाथ पकड़िए, ना कि उनको सामने खड़ा करें। बड़े खेत की बात है, आप लोग पेटी पॉलिटिक्स में पड़ गए इस समय। नहीं तो क्या कहना चाहिए सामने आके? आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? ये नहीं कि जब तक सामने नहीं आएगा तो काम नहीं होगा। मंत्रियों द्वारा कही जा रही है, हम उन बातों के ऊपर कर रहे हैं। हम अपनी सेना के शौर्य के ऊपर हमारी कोई बात नहीं हो रही है। तो जो कल प्रधानमंत्री ने कहा वो आपको नहीं लगा कि उसका मतलब यही होता है? तो प्रधानमंत्री की जो प्रधानमंत्री ने कहा आपको वो ये समझ नहीं आया कि उसका मतलब यही होता है कि अभी भारत की जमीन पर किसी का कब्जा नहीं हुआ है? प्रधानमंत्री जी अभी कुछ नहीं कहा है, कुछ नहीं कहा है। प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ नहीं कहा। अगर वह ऑल पार्टी मीटिंग्स बुलाएंगे, उसमें बातों को रखेंगे, तब जाकर के चीजें स्पष्ट होंगी। तो उतना इंतजार भी नहीं, उतना धैर्य भी नहीं है आपके पास। बातों को डाल देने से चीजें स्पष्ट नहीं होगी। जब ये परसों से तय है कि ऑल पार्टी मीटिंग कल है, 15-16 जून की रात की घटना है और आज 18 तारीख है जी, और कल ऑल पार्टी मीटिंग है। इतना धैर्य नहीं आपके पास घटना है और 18 तारीख कि कल स्पष्टीकरण ले लें? नहीं, धैर्य हमारे पास है जी, हमारे पास है। वह जो भाजपा के लोगों के द्वारा जो बेहुदी बातें कही जा रही, मैं उन पर अपनी बात रख रहा हूं। मैं बोलूं, कल रविशंकर प्रसाद जी ने कहा, आज जो समित पात्रा के द्वारा जो बातें कही जा रही है, मैं उनका कांग्रेस में, राहुल गांधी में अलग बातें न कहें। लगातार देश के जनमत को समझने को तैयार नहीं हो, बार बार बेवकूफियां करते हो। तो साफ नजर आ रही है आपकी लैंग्वेज में, फिर भी समझ में नहीं आती। आप लोगों को खुद नहीं मालूम है कि हमें कौन सा स्टेटमेंट देना चाहिए। क्या एक नागरिक होने के नाते हम सरकार से अपनी बात, बहस की मर्यादा को बनाए रखिए जी। एक विपक्ष होने के नाते, विपक्षी दल होने के नाते हम सरकार से अपनी बातों को नहीं पूछेंगे। हमारी बातों को अनुराग भदौरिया आप अपना पॉइंट रखेंगे। लगातार न्यायालय, माननीय न्यायालय, क्योंकि आप सत्ता में आ गए हैं जी। नृपेंद्र जी, चंद्रमोहन जी, एक सेकंड। प्रधानमंत्री महोदय के अनुराग भदौरिया जी का समय उन्हें बोल लीजिए। आप 2014 के पहले के नरेंद्र मोदी के भाषण को सुन लीजिए, ठीक, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। चुप करा दीजिए तो देखिए, राहुल गांधी को जवाब नहीं देंगे क्या? बात देखो साफ है। यहाँ पे आग बबूला मत होइए। 2014 से पहले हम लोग बहुत आग बबूला होते थे। चाइना ने मुझे सत्ता मिलने के बाद सुन लीजिए ना बात, गंभीर बात में आप लोग गंभीर विषय में भी एक सेकंड रुक जाइए भाई। अरे कांग्रेस के प्रवक्ता साहब को चुप कराइए ना, आप भी तो बोलने दे रहे हैं उनको लगातार 10 मिनट से। आपको भी आनंद आ रहा है उनको बुलवाने में, मुझे लगता है। आप उनकी आवाज कम कर दीजिए तो हम लोग बोल पाए। अब मैं भदौरिया जी, आप अपनी बात कहिए। हिंदुस्तान में जी, मुझे आपसे परमिशन। एक सेकंड सिंह साहब रुक जाइए। ठीक है, तो देखिए बड़ी मजेदार बात है। हिंदुस्तान के अंदर में इतना बड़ा एक इंसिडेंट हुआ, हमारे 20 जवान शहीद हुए। तो जब हमारे 20 जवान शहीद हुए तो इसमें एक चर्चा का विषय गंभीर बनता है। गंभीर चर्चा का विषय यह बनता है कि आखिर वो स्थिति कैसे आ गई कि ये कदम चाइना ने उठाया या हमारे जवानों ने उनको मारा। 45 साल बाद ये वायलेशन हुआ कैसे बॉर्डर एलएसी पे, क्यों हुआ? क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि प्रधानमंत्री जी भी 18 बार मिल चुके हैं उनके राष्ट्रपति से, 5 बार विजिट कर चुके हैं, वो भी हमारे यहाँ आ चुके हैं। प्रधानमंत्री जी और देशों में लगातार जा रहे हैं। जब भी बात पूछी जाती थी भारतीय जनता पार्टी से, कहते नहीं हमारे विश्व का नेता प्रधानमंत्री जी बनने वाले हैं, विश्व के सारे नेताओं से मिल रहे हैं। तो मैं तो यही पूछना चाहता हूं ना कि जब ये सब हमारे पास, नेपाल भी हमें आंखें दिखा रहा है, पाकिस्तान पहले से दुश्मन है, चाइना भी हमने एक हमारा, जबकि हम लोग हमेशा से कह रहे थे कि ये इससे संभल के रह रहा है, फिर आप उनको झूला भी झूला रहे थे। उसके बाद जब सवाल पूछेंगे तो कहेंगे विपक्ष सवाल क्यों पूछता है, विपक्ष सवाल क्यों पूछता है, विपक्ष सवाल क्यों पूछता है। तुम झूला झूलो,
तुम जाके वहां सिमाई खाओ और गोली हम खाएं, और सवाल पूछे तो कहते सवाल क्यों पूछता विपक्ष। कमाल है ये सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की। माने देश में हमारा अधिकार ही नहीं है, माने मेरा कोई अधिकार नहीं। अनुराग भदौरिया जी, सवाल पूछने का, अनुराग भदौरिया जी, जो आप बात कह रहे हैं उसके साथ आप ये भी समझिए, क्या है तुम्हारी विदेश नीति, और आप कहते हो मैं सरकार मैं और नहीं, जब सरकार उसके साथ आपको ये भी समझना चाहिए, अरे फौज पे कोई सवाल नहीं उठा रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है बॉर्डर पे, वो पहले की सरकारों में क्या हुआ? क्या पिथौरागढ़ में जो सड़क बनाई गई है आगे, मेरी बात अभी नहीं समझे। मैं समझ गया आपकी बात, मेरी बात सुन लीजिए। तो आप 6 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, 6 साल से आप देश के प्रधानमंत्री हैं जी। तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? जब सब कुछ पहले अच्छा हुआ होता तो आपको जनता क्यों चुनती? जब सब कुछ अच्छा ही था, पहले कुछ तो खराब किया था कांग्रेस ने, तभी जनता ने हटाया, आपको चुना। प्रेमकांत तिवारी जी बोला था ना 2014 के पहले। प्रेमकांत तिवारी जी ये कह रहे हैं कि ऐसा क्यों हो गया, क्यों नेपाल आंख दिखा रहा है, क्यों चाइना आंख दिखा रहा है, इसमें आप क्या समझ पाते हैं? तो कांग्रेस जैसा जो पिथौरागढ़ में सड़क हमने बनाई, एक बात ये कहना चाह रहा हूं जी, अनुराग जी जरा हमको भी सुन लीजिए कि एक पहली बात तो ये कि अगर चीन के सैनिकों ने आक्रमण किया भारतीय सैनिक, तो इस लिहाज से चीन ने ये आक्रमण किया, उसकी एक सोची समझी रणनीति है और वो तैयारी के साथ में आए थे, उनका एक फ्रस्ट्रेशन था जी। अब सवाल एक ये है कि ऐसे फ्रस्ट्रेशन में ठीक है, भारत को एक बार पुनः इस बात को पुनर्रेखांकित हो गई कि चीन ने फिर साबित किया वो दगाबाज है, वो किसी समझौते का सम्मान नहीं करता है, वो कहीं भी मुकर सकता है, वो कहीं भी धोखा दे सकता है। लेकिन सब्बरवाल साहब को भी मैं सुन रहा था कि ऐसा नहीं हुआ, और मैंने भी उससे पहले ये बात कही थी। मैं फिर सब्बरवाल साहब के पास चलता हूं। राष्ट्रवाद को उभारने के सब्बरवाल साहब जो लिपुलेख तक काम किया है, जिस सड़क का उद्घाटन हुआ, नेपाल का बॉर्डर जिससे टच होता है, दूसरा जो चीन की सीमा पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, क्या ये उसकी खींच भी एक तरह से है कि वो थोड़ा सा फड़फड़ाने की कोशिश कर रहे हैं? आपने बिल्कुल ठीक बोला है। जो अभी ये जो डीबीओ का जो ये रोड जो बना है, आप अगर इससे देखें तो जो इसका सीपीईसी जो कॉरिडोर इसने जो बनाया है, यहां ये रोड बनने से हमारी फोर्सेस अब उस कॉरिडोर को कभी भी क्षति पहुंचा सकती हैं और ये चीन को बर्दाश्त नहीं है। इसलिए इस रोड के ऊपर उसकी सबसे ज्यादा जो खलबली मची है वो इसके लिए मची है। अब जो हम दूसरा नेपाल की तरफ जो हमारा रोड जो जा रहा है, उसके लिए उसने जानबूझ के नेपाल को उकसाया है। और मैं आज जनता को एक चीज बताना चाहता हूं कि नेपाल में चाइना पिछले 15-20 साल से अपने पैर फैला रहा था। आज वहां पे 275 में से 174 सीटें कम्युनिस्ट पार्टी की हैं, और यही कारण है कि जो आज जो ये सिचुएशन वहां उभर के आई है, ये उसी करके है क्योंकि चाइना को ये लग रहा है कि अगर इधर से भी एक रोड बन गया, उधर से भी रोड बन गया, अब हर तरफ से अगर हमारी फोर्सेस बॉर्डर के ऊपर कम समय पे पहुंच पाएंगी और जल्दी रिएक्ट कर पाएंगी, तो वो उसके लिए आगे के लिए फ्यूचर के लिए खतरा है। और यही कारण है कि जो अभी जो इससे पहले जो बोल रहे थे, ये जो खलबलाहट जो हो रखी है चाइना के अंदर, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिस करके चाइना में एक बड़ी खलबली मची हुई है। ठीक, ये आप महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दलों से सिर्फ इतना अनुरोध है कि जो जनहित के मुद्दे हों, जिसमें जनता का हित हो, गरीबी है, कुपोषण है, बेरोजगारी है, मजदूरों की जो स्थिति है उनको मिलने वाली आर्थिक मदद है, कोविड की स्थिति है, कोरोना से परेशानी है, इस पे जितने प्रश्न आप लोग पूछते हैं खूब पूछिए, लेकिन जब बात देश हित की हो तो सरकार के साथ आपको खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि आप भी जब सरकार में आएंगे तो आपको इसी फौज के सहारे अपनी सेनाओं को, अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना है। यही अधिकारी आपको मिलेंगे, यही जवान आपको मिलेंगे, इन पे प्रश्न पूछना ठीक बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। और बड़ी बात